हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? जैसा कि देखिए अब 2 ही दिन बचे हुए हैं। ठीक है, 2 ही दिन क्या देखा जाए तो आज का दिन है और उसके बाद आपके पास कल का दिन है। 2 ही दिन है। इन 2 दिनों में कोशिश मेरी ये रहेगी कि आपको वो सारी चीज़ें दे पाऊँ जो आपके लिए ज़रूरी हैं। वैसे तो देना बहुत कुछ करंट था, करंट का जो इम्पोर्टेंट पोर्शन था वो देना था, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को करंट की ज़रूरत है, क्योंकि जब करंट का वीडियो दिया है आप लोगों ने उसको कभी भी कभी भी सीरियसली लिया ही नहीं, लाइटली ही लिया है। तो इसलिए चलो उसको साइड करते हैं, सामान्य हिंदी पार्ट देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला जो है, यहाँ पे एक गद्यांश लिखा है, इसको पढ़ेंगे और उसके कुछ क्वेश्चंस होंगे उनको देखेंगे। लिखा हुआ ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति हैं, जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहाँ सुनने वाले मिले, कि अपने दिल का गुब्बार निकालने का मौका मिले। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है और वे बड़े ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं हो। मगर जरा उनके अपने इतिहास को भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस कुकर्म का आरंभ किया है तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं, या भी अगर वे निंदा करने में समय और शक्ति का व्यय नहीं करते तो आज उनका स्थान कहाँ होता। ये पैराग्राफ तो हम लोग किसी और, जब हम लोग हिंदी की प्रैक्टिस सेट कर रहे थे तो ये पैराग्राफ हम लोग कर चुके हैं। अब ये किस प्रैक्टिस सेट में किया है ये याद नहीं है, लेकिन ये हिंदी का पैराग्राफ हम लोग कर चुके हैं। चलिए कोई नहीं, चलिए ईर्ष्या का क्या काम है? तो ईर्ष्या का काम क्या है? जलाना है। ये लीजिए भाई, जला दिया। गद्यांश में प्रस्तुत जो ध्येय है, ध्येय का क्या अर्थ होता है? तो ध्येय का मतलब होता है लक्ष्य। गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्ति की क्या की गई है? प्रशंसा की गई, खिल्ली उड़ाई गई, स्तुति की गई है और उपासना की गई। तो इसमें जो है उसकी खिल्ली उड़ाई गई है। अपव्यय का अर्थ क्या अर्थ होता है? अपव्यय का क्या अर्थ होता है? तो अपव्यय का मतलब जो होता है जो फिजूल खर्ची करता है। जो अप मतलब ज्यादा और व्यय का मतलब खर्चा, तो ज्यादा खर्चा यानी कि फिजूल की खर्ची करेगा। 5 नंबर, फिर गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? ईर्ष्या, निंदा, ईर्ष्या के लाभ और अपव्यय। तो जहां पे सब पूरी ही बात ईर्ष्या की हो रही थी, ईर्ष्या में जलाना, ईर्ष्या में जलना, ईर्ष्या में दूसरे की बुराई करना, यही सारी चीजें चल रही थी। तो ईर्ष्या इसका जो है बिल्कुल बन जाएगा। और हाँ, एक चीज़ और आपको बता दें कि ये जैसे ही हमारी इलाहाबाद हाईकोर्ट की क्लासेस ख़त्म होंगी उसके बाद मेंस के लिए तो क्लासेस चलाएंगे ही, लेकिन साथ में आपको जूनियर असिस्टेंट की भी क्लासेस देंगे। जूनियर असिस्टेंट की क्लास जो कि यूपी TSSC के माध्यम से होना है। अब जनवरी स्टार्ट हो गया है तो मान के चलिएगा फरवरी, मार्च और अप्रैल, 3 महीने नहीं है। मई में आपका 3 महीने का, अप्रैल में लास्ट में पेपर सुनने में आ रहा है और अप्रैल में पेपर जहां तक होगा, क्योंकि अब सारी चीज़ें सुचारू रूप से चल रही हैं। देखिए जो नए पेपर हैं, जो छोटे छोटे एग्जाम थे वो देखिए अभी फरवरी तक हो जाएंगे। फिर उसके बाद मार्च में होली और ये सारी चीज़ें जैसे ही खत्म होंगी, अप्रैल में आपके वो बड़े वाले एग्जाम होंगे। सबसे पहले BPO का एग्जाम होगा। तो 15 अप्रैल के आसपास BPO का एग्जाम सुनने में आ रहा है कि अप्रैल में, मिड अप्रैल में 15 अप्रैल तक BPO का एग्जाम हो जाएगा। उसके लिए UPG के और करंट कंप्यूटर की जो है पोर्शन हम लोग पढ़ेंगे। चलो, अधिकार में उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग हमेशा कहाँ लगता है? शब्द के पहले लगता है। तो उसमें अधि जोड़ देंगे तो कार जो है, कार मुख्य शब्द है, और अधि जोड़ देंगे तो अधिकार हो जाएगा। 7 नंबर, धार्मिक में प्रत्यय क्या है? धार्मिक में प्रत्यय बताना है। तो प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है, धर्म होता है, और इसमें इक जोड़ देंगे तो बन जाएगा धार्मिक। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। आकर्षण का विलोम होगा। आकर्षण का विलोम क्या होगा? तो कर्षण, विकर्षण, घर्षण या अपमान। तो आकर्षण, आकर्षण होता है किसी की तरफ जाना, मतलब ठीक है, जब किसी की तरफ आप मतलब खींचते हैं, और दूसरे की तरफ जब जाते हैं तो उसको विकर्षण बोलते हैं। ठीक, मतलब उससे दूर जब जाते हैं। तो जानने की इच्छा जो होती है वो जिज्ञासा कहलाती है। कल के प्रैक्टिस सेट में भी ये था। बस प्रैक्टिस सेट का एक यही फायदा होता है कि आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीटेबल हो जाते हैं, और आपको जो क्वेश्चंस रिपीट वाले होते हैं वो दिमाग में छप जाते हैं। चलो, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कथा। कथा का बहुवचन बताना है कि क्या होगा? कथें, कथों, कथानक, कथाएं। तो क्या हो जाएगा? कथाएं हो जाएगा। फिर 11 नंबर देखेंगे, निम्न में से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है? मानव पढ़ता है, मोहन गया, सीता सो रही थी और वह जाएगा। वर्तमान काल का पूछा है तो वर्तमान काल में मानव पढ़ता है, क्योंकि वो पढ़ता है मतलब उसके सामने की बात हो रही होगी कहीं न कहीं पे, तो इसलिए क्या हो जाएगा कि मानव पढ़ता है, तो वो यहाँ पे जरूर बन जाएगा। बाकी देखो यहाँ पे और भी चीज़ें लिखी थी, जैसे मोहन गया,
तो मोहन गया मतलब वो तो ये जो बन जाएगा वो सामान्य भूतकाल में बन जाएगा क्योंकि वो गया है। सीता सो रही थी, अब ये सीता सो रही थी वो अभी तक जागी या नहीं जागी, अपूर्ण भूतकाल। वह जाएगा, ये सामान्य भविष्यकाल। निम्न में से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा होगा? तो प्रश्नवाचक चिन्ह आपको पता है ये होगा, बिल्कुल ये आपको विस्मयादिबोधक होता है। और ये कॉमा, कॉमे को हम लोग क्या कहते हैं? इसको अल्प विराम कहते हैं। और ये जो ये एक बिंदी और एक कॉमा होता है इसको अर्ध विराम कहते हैं। ठीक है, चलिए फिर 13 नंबर में रास्ता देखना मुहावरे का अर्थ है। रास्ता देखना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? समय नष्ट करना, पता लगाना, निराश होना, प्रतीक्षा करना। तो रास्ता देखना मतलब प्रतीक्षा करना होगा। चलिए मेरी कोशिश रहेगी कि पेपर से पहले आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्यायवाची और विलोम शब्द आपको दे दिए जाएं, तो वहाँ से अगर फंस जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। कोशिश रहेगी कि वहाँ से ही फंस जाएं। 14 नंबर देखेंगे, एक हाथ से ताली नहीं बजती, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एक हाथ से ताली बजानी चाहिए। झगड़े के लिए एक पक्ष जिम्मेदार होता है, झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं, झगड़े के लिए कोई जिम्मेदार नहीं। तो झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं। अगर एक आदमी कोई बकबक कर रहा है तो अगर आप वहाँ से चले जाएँ तो झगड़ा होगा ही नहीं, वो परेशान हो जाएगा बोलते बोलते। आप बस चुपचाप बैठे रहिए, वो 100% श्योर है कि वो परेशान हो जाएगा, फिर चला जाएगा। 15 नंबर, निम्न में से दंत वर्ण कौन से हो जाएंगे? तो दंत का मतलब होता है जिसमें ता आता है। ता किस में आता है? दंत जब लिखते हैं ऐसे लिखते हैं ना, तो इसमें ये ता आता है और यही ता जो है ता बना देता है ता वर्ण। तो दंत वर्ण कौन सा हो जाएगा? तो ता था दा धा ना हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे तो ता वाली सीरीज ही नहीं दे रखी है, फिर तो दंत, तब फिर कौन सा बन जाएगा? यार अलबसा, हाँ तो फिर सा आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो दंत वर्ण होते हैं, ठीक है, वो दंत मूल से उच्चारित होते हैं, क्योंकि दंत में यानी कि दांत में उनका हिस्सा एक हिस्सा लगता है। पा ओष्ठ से होते हैं, टा मूर्धांत कहलाते हैं। हा जो होता है वो यंत्री काकल्य जिसको बोलते हैं, काकल्य स्वर होता है एक तरीके से, जिसको कंठ से भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए 16 नंबर, निम्न में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है? अनुनासिक पूछा जा रहा है, तो पा बा मा था, तो जितने भी पंचम वर्ण होते हैं वो सब अनुनासिक होते हैं। महेंद्र का संधि विच्छेद होगा, मही प्लस इंद्र होगा। क्या होगा? नहीं, मही प्लस इंद्र नहीं होगा, क्योंकि हाँ ई की मात्रा नहीं लगेगी, आ की मात्रा लगेगी। हाँ, महा प्लस इंद्र होना चाहिए। तो महा प्लस इंद्र पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो यही ऑप्शन सही भी हो जाएगा। फिर राज दरबार में कौन सा समास होगा? तो राज दरबार मतलब राजा का दरबार। क्या होता है? राज दरबार में राजा का दरबार होता है। ठीक है, क्योंकि राज दरबार में अगर तोड़ते हैं तो राज प्लस दरबार आता है, तो राजा का दरबार हो जाएगा। तो इसीलिए यहां पे क्या बन जाएगा? तत्पुरुष समास का उदाहरण बन जाएगा। 19 नंबर, यथासंभव में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि और अव्ययी भाव। तो देखो यथा, भर, प्रति, ये शब्द किस में आते हैं? ये अव्ययी भाव समास में आते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा, क्योंकि अव्ययी भाव समास में पहला पद जो है, अव्ययी भाव समास का क्या होता है कि पूर्व पद प्रधान जो होता है वो उसमें पूर्व पद प्रधान होता है, और इसमें जैसे ही वो शब्द लगाया जाता है उसका पूरा अर्थ बदल जाता है। फिर देखिए 20 नंबर, निम्न में कौन सा शब्द विदेशी है? मयूर, मील, वचन और मध्य। विदेशी शब्द पूछा जा रहा है। विदेशी शब्द का मतलब होता है जो कि हमारे देश में उत्पत्ति जिसकी न हुई हो, हम लोगों ने उसे बाहर से। तो मील शब्द जो है ये हमारे देश का नहीं है, ये विदेशी शब्द है। ठीक, ये यहाँ पे आपको बन जाएगा। ये दूरी का मात्रक होता है, याद रखना। 21 नंबर, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है या समूहवाचक है? तो देखो हिमालय की बात करेंगे तो हिमालय पर्वत है, और एक ही पर्वत है, क्योंकि उसको एक ही नाम है, हिमालय तो एक पर्वत का नाम है ना, तो ये इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। फिर 22 नंबर देखेंगे, क्या हो जाएगा 22 नंबर में? निम्न में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? निम्न में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा? प्रश्नवाचक, अच्छा, जो, सो, कोई और कौन। तो प्रश्नवाचक की बात कर रहे हैं, तो प्रश्नवाचक का मतलब होता है किसी भी चीज को पूछना, तो कौन, क्या, क्यों, ये सब क्या बन जाएंगे? ये प्रश्नवाचक बन जाएंगे। चलिए भाई आगे देखेंगे। 23 नंबर देखते हैं, निम्न में कौन सा संख्यावाचक विशेषण है? तो संख्यावाचक विशेषण पूछा। अच्छा, कुछ, कैसा, गरीब और सफेद। तो यहाँ पे आपको इतने जो शब्द दिख रहे हैं, इन शब्दों में एक चीज आप देख रहे होंगे कि कहीं पे भी कोई भी इस तरीके का संख्यावाचक नहीं आ रहा है जिसमें कुछ संख्या आ जाए, लेकिन इसमें जो कुछ दिख रहा है तो इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं कि चलो कुछ है, हो सकता है इसमें कोई ना कोई तो संख्या होगी, तो इसको एक बार को हम लोग संख्यावाचक में ले सकते हैं। चलिए अगला 24 नंबर देखेंगे, निम्न में कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है? वायु, समीर, पवन तीनों है। सलिल, फिर सलिल जो है इसका बिल्कुल भी पर्यायवाची में नहीं आएगा। ठीक है, सलिल किसका होता है? जल का होता है।
25 नंबर देखेंगे, निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है? चलिए शुद्ध देखेंगे, ज्योत्सना लिखा हुआ है, पुण्य लिखा हुआ है, उन्नति लिखा हुआ है और क्षमा लिखा हुआ है। देखो पुण्य जो है कभी भी ना नहीं बनता, इसमें ऐसे आधा ना बनेगा, ठीक। उन्नति में जो है बड़ी की मात्रा नहीं लगती, ती ऐसे लिखा जाना चाहिए था। प्लस क्षमा ऐसे कभी नहीं लिखा जाता है, क्षमा में छतरी वाला छा बनता है, क्षमा ऐसे लिखा जाता है। तो सही क्या हो जाएगा? ज्योत्सना सही हो जाएगा। चलिए 26 नंबर, फिर यहाँ पे लिखा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है? निम्न में कौन सा शब्द अशुद्ध है? अब अशुद्ध की बात देखनी है तो पुष्प लिखा हुआ है, पूज्य लिखा हुआ है, परिस्थिति लिखा हुआ है और प्रशंसा लिखा हुआ है। तो बाकी सब तो ठीक है, ये लेकिन पूज्य नहीं होता, पूज्य होता है। क्या होता है? पूज्य, बड़े ऊ की मात्रा लगती है। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? प्रभाव होता है, भाषा बोली जाती है, भाषा होती है, निर्माण होता है, विवाह होता है। तो भाषा बोली जाती है, भाषा होती है, तो स्त्रीलिंग शब्द ये बन जाएगा। 28 नंबर, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं घर जाना है, मैंने घर जाना है, मुझे घर जाना है, मैंने घर जाने हैं। तो क्या हो जाएगा? मुझे घर जाना है। 29 नंबर, आदेश का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? तो आदेश का मतलब क्या होता है? क्या आप ऑर्डर दोगे, रिक्वेस्ट करोगे, गाइड दोगे या डायरेक्शन दोगे? तो भाई 29 नंबर में अगर हम लोग देखेंगे तो आदेश का ऑर्डर, क्योंकि अगर हम कोई चीज़ का ऑर्डर दे रहे हैं तभी तो वो आदेश में आएगा। तो बस, क्योंकि रिक्वेस्ट का मतलब तो निवेदन होता है, गाइड का मतलब दिग्दर्शक होता है, दिग्दर्शक कह सकते हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। फिर डायरेक्शन का मतलब जो होता है संचालन या निर्देशन कह सकते हैं। चलिए फिर देखिए 30 नंबर में लिखा हुआ है टीचिंग का हिंदी अनुवाद क्या होता है? टीचिंग का मतलब क्या होता है? पढ़ाना होता है ना। तो टीचिंग का अध्यापन कार्य हो जाएगा, तो अध्यापन कह सकते हैं। कहाँ पे लिखा हुआ? अध्ययन, अध्यापन, दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है, ठीक है। अध्ययन का मतलब तो स्टडी होता है, और जो निरीक्षण लिखा हुआ है इसका इंस्पेक्शन होता है, और शिक्षण का एजुकेशनल कह सकते हैं या पेडागोगीज भी कह सकते हैं। 31 नंबर, ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र क्या है? लखनऊ, इलाहाबाद, मथुरा या वाराणसी? ब्रजभाषा है तो आप मथुरा की तरफ चले जाइए, बिल्कुल। वैसे तो ये कई क्षेत्र हैं जो ब्रजभाषा के उसमें जो केंद्रीय क्षेत्रों में आते हैं, जैसे मथुरा हो गया, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, जो गुरुग्राम है, भरतपुर, करेली, ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जो ब्रजभाषा है। जो पूरा एरिया वो है, पूरा एरिया कवर करेगा। चलिए भाई 32 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से हिंदी को निम्नलिखित में से किस में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता? हिंदी को पहाड़ी, दक्षिणी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या पूर्वी हिंदी? अगर हम लोगों को इसको जो मतलब वर्गीकृत करने की बात आएगी तो दक्षिणी हिंदी, क्योंकि दक्षिण में तो हिंदी बोली ही नहीं जाती। हिंदी का वर्गीकरण जो है दक्षिणी हिंदी में नहीं किया जा सकता। पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी ये तो होते हैं, दक्षिणी में हिंदी कुछ है नहीं उस तरीके की चीज़ें। चलिए 33 नंबर देखेंगे, अर्धशासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? अर्धशासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इसका स्वरूप व्यक्तिगत पत्र के समान होता है। सही बात है। या पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है। अन्य पुरुष में कैसे लिखा जाएगा? ये जरूरी थोड़ी ना कि अन्य पुरुष में लिखा जाएगा, तो यही अशुद्ध हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, 34 नंबर देखेंगे, निम्न में कौन सा वर्ण घोष है? घोष वर्ण पूछा जा रहा है। तो ये भी मैंने आपको पढ़ाए हुए थे अपने चैनल पे ही, मैंने इसके बारे में बताया था कि आप इसको कैसे याद कर सकते हैं या क्या, ठीक है। तो जो घोष वर्ण होते हैं इसमें पहला, तीसरा और वर्ण आते हैं। इसमें जो है तीसरा, चौथा और पांचवा आता है घोष। और अघोष जो होता है, क्या होता है? अघोष या सघोष जिसको बोलते हैं। इसमें देखो छोटा आया है तो इसका मतलब पहला आएगा और दूसरा, क्योंकि इसमें 3 वर्ण होते हैं तो ये 2 ही लिए जाते हैं, 1 और 2, बाकी 3, 4, 5 सब घोष वर्ण में चले जाते हैं, तो गा हो जाएगा। फिर समहार का मतलब क्या हो जाएगा? का सही संधि विच्छेद। तो बस अंग की बिंदी को माँ में तोड़ देना है, तो सम प्लस हार हो जाएगा, और ये चौथे ऑप्शन पे दिख रहा है, यही सही हो जाएगा। 36 नंबर, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा शब्द तत्सम है? तो चक्र, चांद, छेद और छत। तत्सम का मतलब होता है जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों कहते हैं उठा लिए जाते हैं उनको कहते हैं। तो चक्र जो है बिल्कुल यहाँ पे चक्र का जो है आपको ये चक्र तत्सम शब्द हो जाएगा। और बाकी चांद का तो चंद्रमा होता है, तद्भव तत्सम चंद्रमा हो जाएगा। छेद का छिद्र हो जाता है, छत का छत्र होना चाहिए था। 37 नंबर, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव का मतलब जो संस्कृत भाषा के मतलब विपरीत हो, मतलब संस्कृत भाषा से ना लिए गए हों, बाकी टूटी फूटी भाषा से लिए गए हों या उसके अलावा कहीं से लिए गए हों। तो निम्न में कौन सा शब्द? योगी, यौवन, जीव और जीर्णा। तो बिल्कुल जीव हो जाएगा क्योंकि इसका जीवा होता है।
तत्सम शब्द। 38 नंबर देखिए क्या हो जाएगा, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? उठना, उड़ना, दिलाना और चलना। तो जब प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब होता है जब कोई काम किसी के माध्यम से करवाया जाए, किसी दूसरे से करवाया जाए, ठीक है, कि कर्ता जो है स्वयं कार्य ना करे, किसी दूसरे से कार्य कराए या प्रेरित करे उसको, तो वो क्या हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। चलिए फिर 39 नंबर देखिए, ये अली और अली, ये बहुत पूछा जाता है। अली और अली ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि जो छोटी मात्रा वाला जो अली लिखा हुआ है ये इसका मतलब भौरा होता है, और बड़ी वाले का सखी होता है। ये लीजिए चौथे ऑप्शन पे दिख जाएगा, और यही ऑप्शन सही भी है। फिर 40 नंबर, निम्न में कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? निम्न में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? मैंने लड़के को बुलाया, उन्हें न नींद आती थी ना भूख प्यास लगती थी, आपको ऐसा ना कहना चाहिए था, वहाँ जाना अच्छा नहीं है। तो इसमें संयुक्त वाक्य के लिए तो फिर दूसरे ऑप्शन सही दिख रहा है। संयुक्त वाक्य दो वाक्यों को जोड़ दें तो वो संयुक्त वाक्य बन जाएगा। चलिए तो आज की जो क्लास है वो यहीं तक रहेगी। पूरे 40 क्वेश्चन थे, इसमें लगभग चीज़ें सारी कवर की गई हैं। बाकी मेरी कोशिश रहेगी कि कल आपको चीज़ें जो है प्रोवाइड करा दूं, क्योंकि फिर मैं चला जाऊंगा, क्योंकि मेरा जो कज़न है उसका पेपर दिलाने जाना है, ठीक है, तो मैं चला जाऊंगा। तो इसलिए हो सकता है क्लास रिकॉर्ड ना भी हो सकता है कि क्लास रिकॉर्ड हो भी सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। अगर मुझे कोई ऑप्शन मिल गया ले जाने वाला, ठीक है, जो कोई दूसरा जा सकता है, तो फिर चले जाएंगे वो लोग। अगर कोई नहीं मिला कार चलाने वाला तो फिर मुझे ही जाना पड़ेगा, मेरी मजबूरी होगी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है अगर मैं जाता भी हूँ तो भी, क्योंकि अब शनिवार तक मतलब फ्राइडे तक तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हो सकता है सैटरडे को भी मिल जाए, और संडे को शायद ना मिल पाए, संडे के लिए तो कोई दिक्कत नहीं। सैटरडे तक की अगर चीज़ें हो जाती हैं तो भी आपके लिए फ़ायदा है, आपको वहाँ से स्पेशल चीज़ें जो होंगी, इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए तो फिर आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।